हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है बोर मॉडल। बोर मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आया, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करता था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाता था। तो बोर ने लगभग 1930 में अपने कुछ पोस्टलूट बताए। पोस्टलूट के बेसिस पर उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की एक नई डेफिनेशन दी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस सिस्टम पे काम करता है। लेकिन उनका एक जो सबसे बड़ा एरर था, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बोर मॉडल में, वो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन रखते होंगे, केवल उनकी बात करते हैं, उससे ज़्यादा की बात नहीं करते। जैसे कि आपका हाइड्रोजन एटम्स को डिफाइन कर सकते हैं, आप इसके लिए हाइड्रोजन एटम्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। Li2 जैसे एटम्स के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हैं। He+ जैसे एटम्स के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हैं। केवल उन्हीं के एटम्स डिफाइन कर सकते हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की जो बात करते हैं, उन्हीं के आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। यही बोर कॉन्सेप्ट था स्पेशली। लेकिन बोर ने अपने स्टेटमेंट में कुछ पोस्टलूट दिए थे। आइए मैं पहले वो एक एक करके सारे पोस्टलूट का डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर मैं और भी बात करूँगा इससे रिलेटेड आपसे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये था बोर का कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके शेल है। ये आपके शेल है जिसे आप कहते हैं फर्स्ट के शेल LFNO। द नंबर ऑफ शेल इज 1 2 3 4 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, बोर्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अलाउंग सर्टेन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते रहते हैं, और जिस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट या शेल्स। क्या कहते हैं? ऑर्बिट या शेल्स कहते हैं। पहला पोस्टलूट ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ पर, मीन्स ऑर्बिट में या शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट था, पोस्टलूट था, कि जिस शेल में वो रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड वो जिस शेल में रिवॉल्व करते हैं, वो एक फिक्स एनर्जी पर, एक फिक्स रेडियस पर और एक फिक्स वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर आप माने कि फर्स्ट शेल के लिए आपकी जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी, रेडियस जो फर्स्ट शेल की होगी वो फिक्स होगी, और वेलोसिटी आपके पार्टिकल्स की रिवॉल्व होने की फिक्स होगी। अगर सेकंड शेल की बात करता हूं, सेकंड शेल के लिए एनर्जी अपनी अलग फिक्स होगी, रेडियस उसकी अपनी अलग फिक्स होगी, और वेलोसिटी उसकी भी अपनी अलग फिक्स होगी। तो एक फिक्स वेलोसिटी से, एक फिक्स एनर्जी से और एक फिक्स रेडियस पर वो रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स, केवल उन्हीं शेल्स में या उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम आपका NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। H/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो आप कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल या ऑर्बिट आपका होता है NH/2π, है ना। आपसे यहां ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट शेल। अगर फर्स्ट शेल के लिए बात करता हूं, फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो n की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, 1h/2π ऐसे आ जाएगा। 1h/2π आप समझ सकते हैं। इसे थोड़ा पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो n की वैल्यू 1 लग जाएगी, तो आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम h/2π। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट शेल। अगर सेकंड का चाहिए, अगर सेकंड शेल का आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो 2h/2π लग जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा h/π। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड शेल। थर्ड का चाहिए तो थर्ड के लिए आपको 3h/2π करना पड़ेगा। ठीक है, 3h/2π करेंगे तो थर्ड का आ जाएगा 3h/2π। आप थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर आपको फोर्थ का चाहिए तो 4/2 h/2π करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 2h/π। तो इस तरीके से आप किसी भी शेल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स।
ठीक है, तो मेन पोस्टलूट मैंने बता दिए। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, उन्हीं को हम लोग शेल या ऑर्बिट कहते हैं। जिस सेल में वो रिवॉल्व करते हैं वो वहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी एक फिक्स एनर्जी लेकर फिक्स रेडियस पर फिक्स वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है। मैं अभी आगे वेलोसिटी कैलकुलेट करना बताऊंगा किसी भी शेल के लिए, एनर्जी कैलकुलेट करना बताऊंगा किसी भी शेल के लिए, और आपका रेडियस कैलकुलेट करूंगा किसी भी शेल के लिए, वो अभी आगे करेंगे। अभी हमने केवल एंगुलर मोमेंटम की बात करी है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, पहले इसे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा। तो फाइनली आपने ये नोट कर लिया होगा। आइए अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी शेल हमारा फाइनली होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी शेल NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। या हम लिख सकते हैं MBR NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। Where M this is the mass of electron, where V this is the electronic velocity, this is the radius and the number of shell, H you know this is the Planck constant, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है आप लोगों से। Planck constant the value is 6.6 in 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये बात हमारी पहले हो चुकी है। एंगुलर मोमेंटम आप किसी भी शेल का डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी पोस्टलूट था हमारा बोर का, कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होगा। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काउंटर बैलेंस हो जाता है बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। ये भी बोर का एक मेन पोस्टलूट था। आइए अब हम थोड़ी सी और स्टैंडर्ड बातें करते हैं बोर से रिलेटेड। बोर के मैंने मेन पोस्टलूट आपको बता दिए, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। चलिए मान लीजिएगा आपका कोई एक शेल है, ठीक है। उस शेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक आपका ये है शेल किसी भी एटम का, ठीक है। एक आपका ये शेल है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना। ये फर्स्ट शेल की एनर्जी है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की एनर्जी है, ये फोर्थ की एनर्जी होगी, ये फिफ्थ की एनर्जी होगी, ये सिक्स की होगी, और भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, लिख नहीं रहे हम लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे भी डिटरमाइन कर देते हैं E1 E2 E3 E4 E5 और E6, ठीक है। ये आपके एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। ये आपके एनर्जी है सेल्स के, ठीक है ना। अभी डिस्कस करेंगे, एनर्जी बढ़ती है, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएगी, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है ये सारा पैरामीटर्स, ठीक है। चलिए फाइनली आप सुनिएगा, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ कि मान लीजिएगा किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो कभी घूमने नहीं गया हो, तो पहले तो घूमने जाएगा। भाई वो एक अलग अलग इच्छा है आपकी, आप पैसे का क्या करें, लेकिन मोस्टली अगर वो कभी घूमने नहीं गया और उसमें बहुत सारा पैसा आ जाता है तो वो घूमने जाएगा। यही कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आपके इस शेल में रह रहा है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में रह रहा है, और वो कुछ एनर्जी मतलब कुछ पैसा आ गया या कुछ एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो हो जाएगा एक्साइटेड। क्या हो जाएगा? एक्साइटेड, अपनी शेल को छोड़कर चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड होगा। समझ में आता है? एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहा जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन कब? जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो लोग अपने घर ही आते हैं। जब वो एनर्जी एमिटेट करेगा, तो वापस अपने घर आएगा, और जब वो वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज कर आएगा, एमिटेट कर आएगा। तो ध्यान रखें, दिस इज द एक्साइटेशन एंड दिस इज द डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अगर यहां एनर्जी चाहिए, चेंज ऑफ एनर्जी चाहिए,
मान लो ये E1 है और इसको हम E2 मान लेते हैं, तो ये होगा E1 माइनस E2, ये हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। और अगर हमें एनर्जी यहां चाहिए, चेंज ऑफ एनर्जी चाहिए, तो डेल्टा E बराबर होगा यहाँ पे हमारा E2 माइनस E1, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ये कब होगा, जब एनर्जी रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब और एमिटेड करेगा। ध्यान रखेंगे एक्साइटेशन क्या है, जब वो जाएगा अपनी शेल को छोड़कर। डी एक्साइटेशन क्या है, जब वो वापस अपनी शेल में आएगा। एक्साइटेशन कब होगा, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। डी एक्साइटेशन कब होगा, एनर्जी रिलीज कर आएगा। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बहुत अच्छे से छापिए, पहले इसे नोट करिएगा फटाफट आप लोग। चलिए आइए कुछ और इंपोर्टेंट देखते हैं। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की बात हो गई, ठीक है। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की बात हो गई, ठीक है। आइए मान लीजिएगा ये किसी भी एटम का एक शेल है, ठीक है। आपसे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, या सेकंड के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, या थर्ड के लिए कर रहा है, या फोर्थ में कर रहा है, या फिफ्थ में कर रहा है, या सिक्स में कर रहा है, और सर मैं इस वाले फर्स्ट शेल की रेडियस पता करना चाहता हूँ, सेकंड की करना चाहता हूँ, या थर्ड की करना चाहता हूँ, मैं किसी भी शेल की रेडियस अगर डिटरमाइन करना चाहता हूँ, तो सर कैसे आएगी रेडियस मेरी, सर कैसे आएगी, ठीक है। चलिए रेडियस कैसे आएगी मैं आपको बता दूं, है ना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताऊंगा रेडियस के लिए। देखिए प्रूफ हमारे स्टैंडर्ड में नहीं है, हम डायरेक्ट रिलेशंस नोट कर सकते हैं। तो मैं आपके सारे शेल के लिए एक ऐसा फॉर्मूला डिटरमाइन कर लेता हूँ, आप किसी भी शेल का निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ nth शेल फॉर्मूला होता है n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m ZE स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस वाले फॉर्मूले से रेडियस ऑफ एनी शेल, किसी भी शेल के लिए, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल, किसी भी शेल के लिए रेडियस अपना डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, ठीक है। सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर है। एन आपका नंबर ऑफ शेल होता है, एन आपका नंबर ऑफ शेल होता है। एच को तो आप जानते ही हैं, प्लांक कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है। एच आपका प्लांक कांस्टेंट होता है। एम आप जानते ही हैं, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जेड आपका एटॉमिक नंबर है एटम का, ठीक है। और ई है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाती है। अच्छा एक चीज और, अगर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप और इसे थोड़ा आसान कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ nth शेल 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। आप इस वाले रिलेशंस को भी यूज कर अपना रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं। आप इस वाले रिलेशंस को भी यूज कर अपना रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, आप जरा इसे पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बात करूंगा इसी से रिलेटेड। तो फाइनली आप लोग रेडियस का रिलेशन हमारे पास आ सका है। किसी भी शेल के लिए हम रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अच्छा एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो नोट रखने हैं वो ये है कि रेडियस अगर आपका बढ़ेगा तो शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा तो रेडियस आपका बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखें कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका रेडियस का साइज बढ़ेगा, ठीक है। चलिए एक दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखते हैं जो आपके थोड़े से काम के हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन कर देते हैं। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -1 बाई पोटेंशियल एनर्जी के, और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस टोटल एनर्जी के। तो ये दो चार पॉइंटों से हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस सर बढ़ेगा, देखिएगा रेडियस बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी आपका कम होगा। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि रेडियस बढ़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग रेडियस द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग रेडियस द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर हम यहाँ बात करते हैं कि रेडियस अगर सर इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका इंक्रीज होगा। तो रेडियस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी सर बढ़ेगा,
रेडियस बढ़ेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होगा, लेकिन रेडियस बढ़ेगा तो ओवरऑल आपका इंटरनल टोटल एनर्जी भी आपका बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, एक दो पॉइंट और आपको नोट करने हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ेगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 2 टाइम्स बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल टोटल एनर्जी भी उतनी ही बढ़ेगी। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आपकी तो उतनी ही आपकी क्या बढ़ेगी, इंटरनल टोटल एनर्जी। और फाइनली आपका जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी भी आपकी उतनी ही बढ़ेगी। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप अपना नोट कर लीजिएगा। तो फाइनली रेडियस के सारे रिलेशंस आ गए। एक रिलेशन और लिख सकते हैं कि आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी भी आपका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियस के, पोटेंशियल एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। ये याद रखने हैं, कैलकुलेट करना है। आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। आइए वेलोसिटी की बात करते हैं इसके बाद, पहले से नोट कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, चलिए। आइए अब इसकी वेलोसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। किसी भी शेल में हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर फर्स्ट शेल की वेलोसिटी चाहिए या सेकंड की चाहिए या थर्ड की चाहिए, किसी भी शेल में अगर पार्टिकल की रिवॉल्विंग वेलोसिटी चाहिए तो फॉर्मूला हमारे पास होता है Vn = 2 पाई Ze² अपॉन NH। ठीक है, आप इस रिलेशन से अपनी वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी शेल की, या आप अपने इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.19 10⁻⁶ Z/m मीटर पर सेकेंड। आप इस रिलेशंस को भी यूज करके अपनी वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। पाई को आप जानते हैं, Z एटॉमिक नंबर है आपके एटम का, E चार्ज है, N शेल और H प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, फाइनली आप इस रिलेशन से एक चीज़ और देख सकते हैं, वेलोसिटी के वाले उससे देखते हैं कि वेलोसिटी शेल नंबर ऑफ शेल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी, तो जैसे जैसे आपके शेल बढ़ता जाएगा साइज, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया मेरे पास। दूसरा इंपॉर्टेंट मेरे पास ये आया कि पॉजिटिव स्पीसीज होगी अगर आपके पास किसी भी एटम्स की, तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी अगर पॉजिटिव स्पीसीज होगी, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो आपके पास एक हाइड्रोजन है, मान लो आपके पास एक He+ है और एक आपके पास Li+2 है। अगर आपसे कंपेयर कराया जाता है कि भाई विच आर मोर वेलोसिटी, किसके लिए वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो भाई सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी Li+2 की, और फिर होगी He+ की, और फिर होगी हाइड्रोजन एटम्स की। क्यों? क्योंकि Li+2 मोर पॉजिटिव स्पीसीज होगी, और जितनी ज़्यादा मोर पॉजिटिव स्पीसीज होगी आपकी वेलोसिटी ऑर्बिट में उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फाइनली आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलोसिटी आप इस वाले रिलेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा फटाफट। आइए अब किसी भी शेल के लिए एनर्जी का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि भाई एनर्जी कैसे आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिएगा आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी शेल की एनर्जी चाहिए, किसी भी शेल की एनर्जी डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो किसी भी शेल की डिटरमाइन करनी है एनर्जी, तो मैं आपको nth शेल के लिए एनर्जी का रिलेशन बता देता हूँ। फॉर nth शेल एनर्जी होगी -2 पाई स्क्वायर m Z²e⁴ अपॉन n²h²। आप एक इस रिलेशन से एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा। एक निकाल सकते हैं En = -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² जूल पर एटम।
तो फाइनली आप इससे इस रिलेशन से भी अपनी एनर्जी निकाल सकते हैं और इस रिलेशन से जूल में चाहिए तो इससे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो एक रिलेशन होता है -3.16 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स। आप इस वाले रिलेशन से भी अपनी एनर्जी ऑफ एनी शेल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी शेल के लिए एनर्जी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पे न्यूमेरिकल्स है। अभी हम न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो शूट करेंगे पूरा, है ना। बोर स्ट्रक्चर, बोर मॉडल पे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, अभी हम उनकी भी बात करेंगे। रेडियस डिटर्मिनेशन करेंगे, वेलोसिटी करेंगे, एनर्जी करेंगे। लेकिन अभी एनर्जी से रिलेटेड कुछ और बात कर लेते हैं आपसे, है ना। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी। मान लो ये कोई न्यूक्लियस है और ये आपका शेल है। ठीक है, मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, ये आपका शेल है। ये है E1, ये है E2, ये है E3, ये है E4, ये है E5 और ये है E6। ये बात तो हमारी तय है। ठीक है, ये बात तो आपकी तय है कि ये बात तो आपकी बहुत अच्छे से तय है। ठीक है ना। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी एनर्जी आपकी बढ़ेगी, ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी। रेडियस का और टोटल एनर्जी का एक रिलेशंस बताया था मैंने। ठीक है, फाइनली आपकी अगर मैं इन्हीं के लिए बात करूं तो E6 की एनर्जी ज्यादा होगी E5 से, E5 की एनर्जी ज्यादा होगी E4 से, और E4 की एनर्जी ज्यादा होगी E3 से, और E3 की ज्यादा होगी E2 से, और E2 की ज्यादा होगी E1 से। ऐसे ये ऑर्डर चल रहा होगा आगे। ठीक है, अगर फर्स्ट गैप देखें टोटल एनर्जी का, ये डेल E1 वाला ये डिफरेंस देखें, अगर डेल E2 का ये डिफरेंस देखें, अगर डेल E3 का ये डिफरेंस देखें, अगर डेल E4 का ये डिफरेंस देखें और डेल E5 का ये डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट शेल के लिए आप वैल्यू लगाइए, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड शेल के लिए वैल्यू लगाइए, भाई Z की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स लाइक को स्टडी कर रहे हैं। N की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसके लिए E2 कुछ आएगा। फिर 3 लगाइए, E3 कुछ आएगा। E4 लगाइए, E4 कुछ आएगा। 5 लगाइए, 5 के लिए कुछ आएगा। 6 लगाइए, 6 के लिए कुछ आएगा। मतलब सारे शेल के लिए वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो उस वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? 6 की। E6 की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। आप डायरेक्टली इन चीजों को जज कर सकते हैं कि हाईएस्ट शेल होगा, हाईएस्ट एनर्जी होगी। इस चीज को आप डायरेक्टली जज कर सकते हैं। और अगर डेली अगर डिफरेंस कंपेयर करना है कि भाई दो ऑर्बिट, दो शेल की एनर्जी का गैप कितना बड़ा होगा, जो नियरेस्ट शेल होंगे वो गैप सबसे बड़ा होगा। डेली बड़ा होगा डेल E2 से, और डेल E3 बड़ा होगा डेल E4 से, और डेल E4 बड़ा होगा डेल E5 से। ये चीजें आप खुद सॉल्व कर करके कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ी कुछ बातें बताई। ये ऐसे ये सब कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि रेडियस पर एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टोटल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टोटल एनर्जी कैसे आएगी, रेडियस कैसे आएगी। मैंने सारे रिलेशंस आपको बताए, बोर्ड्स के सारे पोस्टलूट आपको बताए। अब आपका जो अगला वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। न्यूमेरिकल्स करेंगे हम उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, और फिर हमारा रह जाता रेडियल प्रोबेबिलिटी। फिर लगभग हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैंने वीडियो आपके बना दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा।